दोस्तों, दावोस में इस बार जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक इकोनॉमिक समिट की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस रिश्ते की कहानी थी जिसे दुनिया पिछले 2.5 दशक से सबसे मजबूत ग्लोबल पार्टनरशिप मानती आई है। अमेरिका और यूरोप, दो महाद्वीप, दो ताकतें, एक सोच, लोकतंत्र, खुली अर्थव्यवस्था और मिलकर दुनिया को चलाने का सपना। लेकिन इस बार स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में जो माहौल बना, उसमें सिर्फ मौसम ठंडा नहीं था, रिश्तों में भी बर्फ जम चुकी थी। और ये बर्फ इतनी गहरी थी कि पहली बार खुले मंच से यूरोप ने अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दे दी। दावोस में आमतौर पर हम सुनते हैं ग्लोबल ग्रोथ की बातें, निवेश की प्लानिंग, टेक्नोलॉजी के नए ट्रेंड, क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चाएं। लेकिन इस बार हर कॉरिडोर में, हर प्राइवेट मीटिंग में और हर पैनल के पीछे एक ही सवाल घूम रहा था: क्या अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में अब स्थायी दरार आ चुकी है? क्योंकि जो हुआ वो सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, वो सीधा टकराव था। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक ऐसे फैसले से हुई जिसने वॉशिंगटन को चौंका दिया। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ चल रही एक बड़ी ट्रेड डील को अचानक फ्रीज कर दिया, यानी रोक दिया, सस्पेंड कर दिया, फिलहाल के लिए बंद कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी, इसे दोनों तरफ पिछले 25 साल के ट्रांस अटलांटिक रिश्तों का सबसे बड़ा सपना माना जा रहा था। वो डील जो अमेरिका और यूरोप को एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक जोड़ी बना सकती थी। यूरोप का आरोप सीधा था और बिल्कुल साफ था। उनका कहना था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते की भावना का उल्लंघन कर रहे हैं। ट्रंप खुले तौर पर ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी थी कि 1 फरवरी से यूरोप पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा और अगर जून तक ग्रीनलैंड के मुद्दे पर सहमति नहीं बनी तो ये टैरिफ 25% तक बढ़ सकता है। यानी एक तरफ ट्रेड की बात, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स का दबाव। यूरोप के लिए ये रेड लाइन थी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ग्रीनलैंड, जो दिखने में दुनिया का सबसे बड़ा बर्फीला टुकड़ा लगता है, असल में जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा शतरंज का मोहरा बन चुका है। लोकेशन ऐसी कि आर्कटिक रूट्स पर कंट्रोल, मिलिट्री बेस की संभावना, रेयर अर्थ मिनरल्स और चीन की बढ़ती दिलचस्पी। अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पर उसका प्रभाव बढ़े, लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है और यूरोप के लिए यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि संप्रभुता और भविष्य का सवाल है। ट्रंप की सोच बड़ी सीधी थी। स्कॉटलैंड में अपने टर्नबेरी गोल्फ रिसोर्ट पर बैठे बैठे उन्होंने इस डील की नींव रखी थी। उनका प्लान था कि अमेरिका और यूरोप के बीच कारों पर चल रहा विवाद खत्म किया जाए, चीन के खिलाफ मिलकर एक मजबूत ट्रेड ब्लॉक बनाया जाए और टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोनों एक दूसरे का साथ दें। ट्रंप इसे खुद एक गेम चेंजर मानते थे। उन्हें लगता था कि यह डील उनके राष्ट्रपति काल की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन जैसे ही ग्रीनलैंड का मुद्दा इसमें घुसा, पूरा खेल पलट गया। यूरोप को लगा कि अमेरिका ट्रेड डील की आड़ में राजनीतिक दबाव बना रहा है। आज ग्रीनलैंड, कल कोई और इलाका। अगर आज झुक गए तो भविष्य में किसी और ताकत के सामने भी झुकना पड़ेगा। इसलिए यूरोप ने पहली बार साफ कह दिया कि ग्रीनलैंड कोई सौदे की चीज नहीं है। ट्रंप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत पलटवार किया, कहा ठीक है, अब बात सीधी होगी। 1 फरवरी से डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों पर भारी टैरिफ, और अगर ग्रीनलैंड पर बात नहीं बनी तो यह टैक्स 25% तक चला जाएगा। यानी अब यह बातचीत नहीं बल्कि दबाव की राजनीति था। और फिर आया दावोस का मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां दुनिया के सबसे बड़े नेता, सीईओ और पॉलिसी मेकर्स बैठते हैं। आमतौर पर यहां डिप्लोमेसी बहुत सॉफ्ट होती है, शब्दों को तौलकर बोला जाता है। लेकिन ट्रंप अपने अंदाज में आए, बिना लाग लपेट के। ना फ्रांस को छोड़ा, ना जर्मनी को। दास करते हैं कि इस साल में कैमान करते हैं, ना ब्रिटेन को। उन्हें शायद लगा कि वो हमेशा की तरह बातचीत की दिशा तय करेंगे, लेकिन इस बार यूरोप डिफेंसिव मोड में नहीं था। ट्रंप ने मंच से अचानक कहा, अगर अमेरिका नहीं होता तो आज आप सब जर्मन बोल रहे होते। ये लाइन जैसे ही हॉल में गूंजी, पूरा माहौल सन्नाटे में चला गया। कुछ सेकंड तक कोई ताली नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ खामोशी। यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट और बाकी नेता एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। यह बयान सिर्फ इतिहास का जिक्र नहीं था, यह एक तरह का पावर शो था। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने नाटो को लेकर भी हमला बोला। कहा कि अमेरिका हर वक्त यूरोप के लिए खड़ा रहता है, लेकिन जब अमेरिका की बारी आती है तो भरोसा कमजोर पड़ जाता है। उन्होंने नाटो को महंगा और बेकार सिस्टम बताया। कहा कि यूरोप अब वो यूरोप नहीं रहा जिसे दुनिया पहचानती थी। ग्रीन एनर्जी और माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर भी उन्होंने कहा कि यूरोप अपनी पहचान से भटक रहा है। फिर मामला लौटा ग्रीनलैंड पर। ट्रंप ने उसे बर्फ का टुकड़ा कहा, उसकी लोकेशन पर सवाल उठाए, यहां तक कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को आपस में मिला बैठे। लेकिन मैसेज साफ था, अमेरिका के बिना इसे कोई नहीं संभाल सकता।
ये सब सुनकर यूरोप ने मंच पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये चुप्पी कमजोरी नहीं थी, ये तैयारी थी। जैसे ही ट्रंप मंच से उतरे, यूरोपीय संसद की ट्रेड कमेटी के चेयरमैन बर्न लैंग कैमरे के सामने आए और सीधा ऐलान कर दिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रही ट्रेड डील अब फ्रीज की जाती है, सब कुछ सस्पेंड। उनका कहना था कि ट्रंप टैरिफ को हथियार बनाकर यूरोप पर ग्रीनलैंड बेचने का दबाव बना रहे हैं, और जब तक ये धमकी वाली राजनीति बंद नहीं होती, तब तक किसी भी समझौते की गुंजाइश नहीं है। यानी पहली बार यूरोप ने खुलकर अमेरिका को बता दिया कि अब हर बात वॉशिंगटन की शर्तों पर नहीं चलेगी। ये सिर्फ एक ट्रेड डील का मामला नहीं था, ये एक मैसेज था कि यूरोप अब खुद को जूनियर पार्टनर नहीं मानता। अब सवाल यह था कि जिस डील को फ्रीज किया गया वो थी क्या? असल में ये एक मेगा ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट था, जिसका मकसद था कि अमेरिका और यूरोप के बीच टैरिफ कम हो, रेगुलेशन आसान हो और दोनों मिलकर चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं को बैलेंस करें। अगर ये डील होती तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ब्लॉक बनता, ग्लोबल सप्लाई चेन का कंट्रोल फिर से वेस्ट के हाथ में आ जाता। लेकिन ग्रीनलैंड ने सब बिगाड़ दिया। यूरोप के लिए ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि आत्मसम्मान का सवाल बन गया। उन्हें लगा कि अगर आज दबाव में आ गए तो कल अमेरिका किसी और मुद्दे पर भी इसी तरह धमकी देगा। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। जब अमेरिका और यूरोप आपस में उलझते हैं तो दोनों को एक ऐसे देश की जरूरत पड़ती है जो भरोसेमंद हो, न्यूट्रल हो और ताकतवर हो, और वो देश आज भारत है। आज हालत यह है कि चाहे हथियारों की बात हो, फैक्ट्री की बात हो या चीन को कंट्रोल करने का प्लान, हर रोड भारत से होकर जा रही। अमेरिका भी चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो, यूरोप भी चाहता है कि भारत उसके लिए एक मजबूत पार्टनर बने। दावोस में ट्रंप ने भी यह मान लिया। स्टेज से उतरते ही बोले, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। यह सिर्फ दोस्ती का बयान नहीं था, यह एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था। इसी बीच एक और दिलचस्प चीज हो रही थी। जिस नाटो को ट्रंप बेकार बता रहे थे, उसी नाटो का मेंबर था स्पेन अपनी सीक्रेट डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर रहा है। 70 साल की दोस्ती अब बिजनेस और स्ट्रैटेजी में बदल रही है। टाटा और एयरबस की डील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जहाज सिर्फ खरीदे नहीं जाएंगे, भारत में बनेंगे और दुनिया को बिकेंगे। सीधी भाषा में दुनिया आपस में लड़ रही है और भारत उस लड़ाई से फायदा उठा रहा है। अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी और स्पेन के पीएम ने जिस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, वहीं से सितंबर 2026 से पहले पहला मेड इन इंडिया सीधो 195 विमान बाहर निकलेगा। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये भारत के डिफेंस सेक्टर का नया अध्याय है। सदो 195 असल में भारतीय वायुसेना का नया वर्कहॉर्स है। पुराने अवरोह विमानों की जगह अब ये नए एयरक्राफ्ट आएंगे। डील के तहत 16 विमान सीधे स्पेन से आएंगे, लेकिन 40 विमान पूरे भारत में बनेंगे। वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम्स की फैक्ट्री में यहां 18 शून्य से ज्यादा पार्ट्स जोड़कर पूरा मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रही। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं, ये सोच का ट्रांसफर है। स्पेन नाटो का मेंबर है, भारत नॉन अलाइंड है, फिर भी स्पेन अपनी हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है क्योंकि भारत आज भरोसेमंद है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2026 सिर्फ एक साल नहीं होगा, बल्कि भारत और स्पेन के रिश्तों के लिए माइलस्टोन होगा। दोनों देश अपनी दोस्ती की सालगिरह तो मनाएंगे ही, साथ में 2026 को कल्चर, टूरिज्म और एआई का ड्यूल ईयर भी घोषित किया गया है। मतलब रिश्ते अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे, लोग, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर सब इसमें शामिल होगा। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और स्पेन दोनों एआई को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं। एआई इंसानों के लिए हो, इंसानों पर भारी पड़ने के लिए नहीं। अगले महीने भारत एआई इंपैक्ट समिट होस्ट कर रहा है, जहां यही मैसेज दुनिया को दिया जाएगा। ये वही भारत है जिसे कभी सिर्फ सस्ता लेबर मार्केट समझा जाता था, और आज वही भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दिशा तय कर रहा है। अब थोड़ा पैसा पैसा की बात करें। भारत और स्पेन का ट्रेड $8 बिलियन पार कर चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटीज, स्पेन की कंपनियां आज भारत में हर जगह दिख रही हैं। रेलवे से लेकर सोलर प्लांट तक हर सेक्टर में स्पेन का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और यूरोप आपस में उलझे हुए हैं। दोनों के रिश्तों में तनाव है, भरोसा कमजोर पड़ रहा है और ग्लोबल लीडरशिप का एक खालीपन बन रहा है। और उसी खालीपन में भारत धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। भारत किसी गुट में फंस नहीं रहा, किसी से दुश्मनी नहीं कर रहा, लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ अपनी शर्तों पर डील कर रहा है। यही असली गेम है, ना किसी के आगे झुकना, ना किसी से डरना, बस अपने हित देखना। दावोस में जो हुआ वो आने वाले दशक की तस्वीर दिखा गया। अमेरिका और यूरोप का रिश्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था।
वहां अब शक है, टकराव है और पावर स्ट्रगल है। और इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली विजेता वो होगा जो इस टकराव को समझदारी से इस्तेमाल करेगा। और फिलहाल वो देश भारत है।